फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो ये आपका जो गेस्ट पेपर है ना आज का, A1 क्वालिटी का है, मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा बात न करते हुए। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। कहां पर? आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फिजिकल एजुकेशन का पहला गेस्ट पेपर हमारा आ चुका है। बस 70 नंबर है, 70 नंबर पाने हमें। ये जो सैम्पल पेपर्स हमारे हैं बेसिकली गेस्ट पेपर, ये आपकी प्रैक्टिस को ना बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे, ताकि आपका माइंडसेट बिल्कुल तैयार हो जाए पेपर के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये सबको ऑलरेडी पता है, पेपर पैटर्न में आपको बता चुका हूं। शुरू करते हैं हम लोग कहां से? हमारे फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू से बात करते हैं हम लोग। हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन अ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 19 टीम्स? 19 टीम्स खेल रही हैं नॉकआउट फिक्सचर, ठीक है। कितने मैचेस होंगे बताना है आपको। फॉर्मूला आपको पता है, n-1 फॉर्मूला है हमारा। तो देखा जाए तो कितने बैठते हैं, 19 में से बन गए 18। तो सबसे पहला आंसर आ गया हमारा 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। द नॉकआउट टूर्नामेंट इज एन एलिमिनेशन टूर्नामेंट, एग्री। इन नॉकआउट टूर्नामेंट विनर ऑफ ईच मैच एडवांसेस इन द टूर्नामेंट एंड द लूजर गेट्स एलिमिनेटेड। जो जीता वो आगे गया और जो हारा वो टाटा। जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। तो बात तो ठीक है, रीजन भी ठीक है अपना। तो ए एक्यूरेट रहेगा हमारा आंसर कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और बिल्कुल सही से एक्सप्लेन करा गया रीजन में असर्शन को, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है हमारा। मैच करना है आपको, मैच बहुत इजीली सोच समझ के मैच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉकनी का आंसर में से क्या है? क्या नॉकनी इंक्रीज एग्रीगेशन है, वाइड गैप है, नीज टच ईच अदर है, या इनवर्ट कर्वेचर ऑफ स्पाइन है? तो बेटा सबको पता है नॉकनी में क्या होता है, नीज टच ईच अदर इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन, इसको नॉकनी कहते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का तो आंसर थर्ड है, पक्की बात है। फर्स्ट का थर्ड, ये गारंटी है। फर्स्ट का थर्ड वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, ए। तो देखो सिर्फ एक आंसर से पूरा क्वेश्चन, ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डेवलपिंग मसल्स विच न्यूट्रिएंट शुड बी इंक्रीज इन डाइट? मसल्स डेवलप करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट बढ़ाना है, सबको पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं सब लोग। इसका सही आंसर सबको पता है, कौन सा है भाई बताओ? क्या इसका आंसर? विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, सब जानते हैं। इसका आंसर क्या है? प्रोटीन्स। नेक्स्ट आसन आइडेंटिफाई करना है, कौन सा आसन है? क्या ये पश्चिमोत्तानासन है, हलासन है, वज्रासन, धनुरासन है? सब जानते हैं इस आसन का नाम है हमारे पास क्या? हलासन। सब चीजों का हल इसमें है, हलासन। नेक्स्ट, विच आसन इज लाइक कोबरा? कोबरा कौन सा है आसन भाई? ये भी बहुत अच्छे सब लोग जानते हैं। ये जो कोबरा पोज है हमारा, इसको हम लोग जानते हैं भुजंग आसन के नाम से, ठीक है। तो इसका सही आंसर है भुजंग आसन। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। भुजंग आसन का दूसरा नाम है कोबरा पोज है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, डेफ ओलंपिक्स गेम वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर? डेफ ओलंपिक कब ऑर्गेनाइज हुए थे? ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है हमारा, सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 1924, ध्यान रख के चलेंगे। आप लोग भी ऑब्वियसली बात मेरे साथ इन सारे आंसर्स को रिवाइज कर रहे हैं और दे रहे हैं अपने आंसर्स को, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसे ही सारे आंसर्स को देते जाइए ताकि सारे के सारा आपको जो टॉपिक है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेनार्च इज डिफाइंड एज एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, या मिसिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? इनमें से क्या आंसर है इसका? सोचो एक बारी, क्या है इसका सही जवाब? मेनार्च इनमें से किसको कहते हैं? सोच समझ के जवाब दे। इसका सही आंसर आपको पता है, बहुत इजी है वाला क्वेश्चन हमारा। इसको हम कहते हैं बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है? सोच समझ के बताओ। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, मुझे मजा आएगा। कमेंट सेक्शन में इंतजार करेंगे आपके कमेंट का कि इनमें से या कौन कौन से आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे से पता है इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग आ गया। फिर हमें आपको बताना है प्लेट टैपिंग टेस्ट, पुशअप, पार्शियल कलअप, मॉडिफाइड पुशअप, ये किस किस के लिए होता है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सा बताऊं तो मॉडिफाइड पुशअप होता है गर्ल्स के लिए। इसका ना फोर्थ का आंसर तो थर्ड है, फोर्थ का आंसर थर्ड है। इसका ना सिर्फ एक आंसर है, ए वाला, ठीक है। बाकी भी आपको ऑलरेडी पता है इसके अंदर, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल है। ऐसे पुशअप बॉयज के लिए होता है, ठीक है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ बॉयज। तो आप कोई भी एक को सही से मैच कर लो अच्छे से और बाकी उसके हिसाब से आप अपने आंसर को रेडी करो। एक बार टैली जरूर कर लेना मैच करके कि भाई सही से मैच हो रहे नहीं हो रहे हैं। आप ऐसे करके आंसर दे सकते हैं, क्विकली आपका आंसर आ जाएगा और बहुत इजीली आप आंसर दे पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी? कौन सा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है?
आई रिपीट, फिजियोलॉजिकल फैक्टर पूछा गया, ध्यान रख के चलेंगे। क्या है? बॉन्ड डेंसिटी है, ज्वाइंट स्ट्रक्चर है, कार्डिक आउटपुट है, टाइलर वॉल्यूम है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ध्यान रख के चलेंगे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर आपसे पूछा गया। तो क्या है फिजियोलॉजिकल फैक्टर? जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। फ्लेक्सिबिलिटी बेटा सबसे ज्यादा इफेक्ट पता किससे होती है? ज्वाइंट स्ट्रक्चर से। आपकी बोन डेंसिटी कैसी है, बोन ज्यादा मजबूत है या हल्की है या मोटी है या पतली है, उससे आपके ऑब्वियस ही बात है फ्लेक्सिबिलिटी का फर्क नहीं पड़ता। कार्डिक आउटपुट आपको पता है, ऑब्वियस ही बात है, उससे हमारा ऑक्सीजन अपटेक रहता है सारा का सारा। टाइडल वॉल्यूम भी ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट होती है ज्वाइंट स्ट्रक्चर से, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कंसंट्रेशन ऑफ डैश कैन हेल्प इन इंप्रूविंग एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। देखो एंड्योरेंस को इंप्रूव करना है तो किसको आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा या किस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं? वो बेटा हमारे पास पता क्या है, सिर्फ एक एसिड है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर आप कंट्रोल कर लें तो आपका एंड्योरेंस बहुत इंप्रूव हो जाएगा। उस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का मतलब है जब आप एनारोबिक एक्टिविटीज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है ना, वो अपने आप ही रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और रिड्यूस होने के पीछे रीजन है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जितना ज्यादा फॉर्म होगा, आपका ग्लाइकोजन या ग्लूकोज लेवल रिड्यूस होगा, आप उतना ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे, तो आपको एनर्जी को बूस्ट अप करने की नीड पड़ती है। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। तो लैक्टिक एसिड है, अगर आपको एंडोरेंस इंप्रूव करना है तो लैक्टिक एसिड पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इफ अ बॉल इज हिट एंड स्टॉप बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस एन एग्जांपल ऑफ व्हिच लॉ ऑफ मोशन। चलिए सोच समझ के बताएंगे, बॉल आपने हिट करी और वो ग्राउंड पे चलते चलते मतलब रेंगते रेंगते रुक गई, कुछ देर के बाद आपको बताना है कौन सा लॉ ऑफ मोशन इसमें अप्लाई होता है, सोच समझ के बताना। तो इसका सही आंसर क्या, वो लॉ ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन है, एक्सटेंशन है, कौन सा है? तो इसका सही जवाब है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये जो कुछ क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं हमारे जिसका आंसर हो सकता है गूगल पे कुछ और हो, कहीं पे कुछ और हो, कहीं पे कुछ और हो, बुक में कहीं और हो ना। वैसे इसका जो सही आंसर सीबीएसई से प्रिस्क्राइब करा गया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ध्यान रख के चलेंगे। ये जितने आंसर मैंने आपको बताए, ये सब के सब आंसर सीबीएसई से प्रिस्क्राइब हैं, मतलब सीबीएसई ने इन क्वेश्चन के आंसर ये बोले हैं, ये कहे हैं, हम आपको वही बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, ताकि आप पेपर अटेम्प्ट करते हुए, इवन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके भी आपको आंसर दिखाऊंगा सारे के सारे, ताकि माइंड में इमेज सेट हो जाए कि आपको इन आंसर को इस तरीके से सोच के चलना है। ये बहुत जरूरी है इमेज सेट करना, क्योंकि उसी इमेज का रिफ्लेक्शन आपके पेपर में आप दिखा के आने वाले हैं। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट फ्रिक्शन प्लेज द लीस्ट इंपॉर्टेंट रोल। ओके, इनसा कौन सा स्पोर्ट ऐसा है जिसमें फ्रिक्शन का सबसे कम रोल है? आई रिपीट, ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसमें फ्रिक्शन का सबसे कम रोल है? ठीक है, कार रेस में, फुटबॉल में, हॉकी में या आइस स्केटिंग में? तो बेटा इसका सही आंसर पता क्या है हमारा? इसका आंसर है आइस स्केटिंग। देखो सरफेस का बड़ा फर्क पड़ता है। आइस स्केटिंग आपकी आइस पर होती है, ठीक है, और उसमें क्या है, बेसिकली फिसलना ही है। जितना ज्यादा फिसलेंगे उतना ज्यादा आइस स्केटिंग सबने देखी है, उसमें फिसलना ही है भाई। उसके अंदर जो कैरम जैसी रिंग होती है उसको भी फिसलना ही है अपना, हॉकी स्टिक की तरह एक स्टिक होती है, और सारे के सारे स्केट्स लेके, आइस स्केट्स लेके प्लेयर्स चल रहे होते हैं उस बेसिकली जैसे बॉल होती है, जैसे आपने हॉकी देखी है, बस समझ लो आइस हॉकी ही मान लो, एक तरीके से यही होती है। ठीक है, ध्यान के चलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड आइस स्केटिंग हमारी, और ये तो वही रिंग वाली है सारी की सारी। आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, ये बहुत कॉमन है अपना। वो स्केटिंग के अंदर आपके करतब दिखाते हैं ना कुछ, प्लेयर्स जो है अलग अलग चीजें करके दिखाते हैं रिंग के अंदर, दैट इज आइस स्केटिंग। ध्यान के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज रिलेटेड टू। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का रिलेशन किस चीज के साथ है? क्वेश्चन आपका है, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका अपना। क्या इसका रिलेशन डिफीट को एक्सेप्ट करना है, गोल अचीव करना है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, या फिर किसी को मारना है कुछ गेन करने के लिए? तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का मेन पर्पस होता है बेटा गोल अचीव करना। गोल अचीव करना इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का मेन एम होता है। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है हमारा, ये भी असर्शन रीजन है। एग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इज नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल टू लिव एंड स्ट्रगल फॉर हायर अचीवमेंट। बात तो सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। एग्रेशन इनहेरेंट है, बहुत जरूरी है, और हर इंसान के अंदर हो जाता है, और ये गोल अचीव करने में हेल्प करता है, आपको पता है। उसके बाद एग्रेशन इज इनएविटेबल एंड इनसेपरेबल इन स्पोर्ट एक्टिविटीज। एग्रेशन को ना तो अवॉइड करा जा सकता है और ना आप इसको किसी तरीके से जो है पोस्टपोन कर सकते हैं। ये अचानक आ जाता है, ये अचानक से ही उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, और आपको इसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो बात ठीक है, बिल्कुल दोनों रीजन एक्यूरेट हैं। असर्शन रीजन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं, इसलिए ए रहेगा इसका सही आंसर। ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ एंडोरेंस। इनमें से कौन सा एंडोरेंस का टाइप है? क्या वो स्टैटिक है, डायनेमिक है, स्पेसिफिक है, रिलेटिव है? तो बेटा इसका आंसर हमारे पास क्या रहता है? स्पेसिफिक। तो एंडोरेंस जो है, स्पेसिफिक एंडोरेंस नाम का एक एंडोरेंस होती है,
इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। स्टैटिक, डायनामिक, रिलेटिव कोई एंडोरेंस नहीं है, स्पेसिफिक एक एंडोरेंस है, ध्यान रखेंगे। टाइप ऑफ एंडोरेंस में आपने इसको बात को पढ़ा होगा। नेक्स्ट, विच कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन गेम्स लाइक जूडो एंड रेसलिंग। जूडो एंड रेसलिंग में आपको किस टाइप की कपलिंग या कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी चाहिए? तो आंसर मेरे मुंह से निकल चुका, वैसे इसका आंसर है कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी हमारा सही आंसर रहेगा। कपलिंग एबिलिटी मींस एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आपको सारी बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट्स को कपल अप करके फाइट या उस फंक्शन का एग्जीक्यूट करना है। तो जूडो रेसलिंग में आपके बॉडी के सारी की सारी फंक्शनिंग पूरी चलती है, इसलिए इसको कपलिंग एबिलिटी के अंदर डालते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा सेक्शन भी आ चुका है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, एक एक करके क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, इनके आंसर भी आएंगे आपके सामने। आप इनको फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे, इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी हमें सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि आप आगे भी सैंपल पेपर कर पाए। एनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, कोई से बता दो, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, जो आपको अच्छी लगती है वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, जो बताना हो बता दो, डिटेल में एक्सप्लेन करना बेटा, आपको ध्यान रख के चलना, ठीक है, भूलना मत। अगला, हाउ वी कैन से दैट प्रोटीन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट। प्रोटीन क्यों जरूरी है, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस बता दो। दैट इज बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग फाइबर है अपना, ठीक है, और सारी के सारी डाइट को इंप्रूव करता है। हमारी ये इंपॉर्टेंस होगी प्रोटीन की एक तरीके से, ध्यान रख के चलेंगे। स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, ठीक है, उसके बाद सेल्स को रिपेयर करता है, मसल फाइबर को बिल्डअप करने में हेल्प करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है, बॉडी टिश्यू को, इसके अलावा इम्यून मेडिसिन मैकेनिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये सब कुछ बॉडी बिल्डिंग फाइबर है, पता है आपको। नेक्स्ट हमारे पास, मेंशन द टेस्ट परफॉर्म ऑन 9 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप इन साई खेलो इंडिया फिटनेस। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट आपको पता ही है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस्क्राइब जो टेस्ट है आपको पता है ऑलरेडी। उनमें से आपको बताना है, जिनमें से सबसे पहला बीएमआई है, बीएमआई निकाल लेना, बहुत ईजी है। तो चलो मैं आपको टेस्ट दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले बॉडी कॉम्पोजिशन बीएमआई का है, फिर स्ट्रेंथ के लिए है एब्डोमिनल, पार्शियल कलअप, मस्कुलर एंडोरेंस के लिए पुशअप फॉर बॉयज है, मॉडिफाइड पुशअप गर्ल्स के लिए है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच टेस्ट है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए 600 मीटर रन एंड वॉक है, और स्पीड के लिए 50 मीटर डैश है, ठीक है। ये बता देता हूँ, 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो आपको मेंशन द टेस्ट परफॉर्म, मेंशन मतलब सिर्फ मेंशन करना है, ठीक है, और कोई सा एक्सप्लेन करना है। तो 2-3 टेस्ट के नाम लिख दो और बाकी एक्सप्लेन कर दो, जो आपको इजी लगता है वो कर दो, क्योंकि 2 नंबर का ही है, तो जो सबसे इजी लगे उसके बारे में आप 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, बस दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिस्ट डाउन द टाइप ऑफ बोन इंजरीज। बोन इंजरीज में फ्रैक्चर के टाइप हैं, जितने भी ऐसे बता दो, डिसलोकेशन है या फ्रैक्चर है, उसके बारे में बता दो कौन कौन से हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो फ्रैक्चर बता दो, ग्रीन स्टिक है, कम्युनिटी है, ट्रांसफर्स है, जो अच्छा लगे आपके लिए। डिटेल आपकी मैं इसलिए डिटेल नहीं दे रहा हूं क्योंकि यहां पर क्या है, हर बच्चे ने अपनी डिटेल अलग अलग याद कर रखी है, किसी ने किसी बुक को प्रेफर करा है, किसी ने किसी बुक को प्रेफर करा है। जिसने जो बुक से पढ़ा है उससे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आपने अब तक किसी बुक को प्रेफर नहीं करा, बिल्कुल भी आपको नहीं लगता कि यार किसी बुक से याद होगा और आपको याद करने में सच में दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार जरूर, आई रिक्वेस्ट आपसे, हमारे फिजिकल एजुकेशन के नोट जरूर देखना, हमारी ऐप पर अवेलेबल है कोर्स के रूप में अवेलेबल। एक बार देखो, उसमें कुछ फ्री कंटेंट भी आप देखो तो सही। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये वर्थ इट है, खरीदने लायक है, तो खरीदना, नहीं तो किसने कह रही है जबरदस्ती खरीदने के लिए। एक बार देखो तो सही, जो फ्री अवेलेबल है उसको देखो, रीड करो, आपको लगता है कि इसकी लैंग्वेज आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ये बहुत जरूरी है। फिजिकल एजुकेशन में हाईफाई लैंग्वेज कभी नहीं लिखनी, बिल्कुल भी सिंपल लैंग्वेज लिखो, पॉइंट्स में लिखो, थोड़ी प्रेजेंटेशन के साथ लिखो, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप इन बातों को नोट कर रहे हैं और इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। What do you understand by the term goal setting? गोल सेटिंग मतलब पता ही है, ऑब्वियसली बात है, गोल सेट करना है, क्योंकि बिना गोल के आपको पता नहीं चलेगा कि आप मोटिवेट नहीं हो सकते, इंस्पायर नहीं हो सकते, इंड्यूस नहीं हो सकते, अपने एफर्ट्स को चैनलाइज नहीं कर सकते, इसलिए गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। विदाउट गोल अ पर्सन कांट इंड्यूस और इंस्पायर, गेट इंस्पायर्ड फॉर अचीविंग इट। तो गोल होना बहुत जरूरी है, सो इसलिए गोल सेटिंग करनी पड़ती है कि आप क्या गोल अचीव करना चाहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। ये आपकी मोटिवेशन स्ट्रेटजी के अंदर भी आता है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। आपके एफर्ट्स को, परसिस्टेंस को मोटिवेट करता है, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं गोल, ये उसकी डिटेल है, आप एक बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आपके सामने सारी डिटेल आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी मीनिंग, उसके टाइप। फ्लेक्सिबिलिटी पता ही है, बेसिकली मूवमेंट्स को हायर से हायर लेवल तक करना ही फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसके 2 टाइप आपको बताने हैं। कोई से बता दो यार, एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग, एक्टिव, पैसिव, ये आपको पता ही है टाइप्स। मीनिंग, डेफिनेशन, जो जिसने याद कर रखी है, जहां से याद कर रखी है वहीं से लिखेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है आप वो भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो अपना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन सी, आपको कोई से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसके अंदर। स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड फॉर कम्युनिटी सर्विस। अब ये रन फॉर यूनिटी, रन फॉर फन, ये टारगेट
कुछ भी आप लिख दो जो आपने याद कर रखे हैं ऑलरेडी, हमारे फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग करते हैं। तो रन फॉर यूनिटी, रन फॉर फन, ठीक है, रन फॉर किसी स्पेसिफिक कोज के लिए, जैसे एग्जांपल आप नेशनल स्पोर्ट्स डे पर, ठीक है, प्रोग्राम होते हैं अपना, ये सब उनमें से किसी के बारे में भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या लिखना है एक बार आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें तो एक छोटा सा एग्जांपल है उसका अपना, जो पर्टिकुलर रन अवेलेबल होते हैं हमारी, ठीक है, खासकर ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम फेस बाय द वुमेन ड्यू टू फीमेल एथलीट ट्रेट्स एंड इट्स स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस। ओके, आपको बताना है फीमेल एथलीट ट्रेट का क्या इंपैक्ट पड़ता है फीमेल की परफॉर्मेंस पर, स्पोर्ट परफॉर्मेंस पर बेसिकली। तो क्या हो जाता है, तो सबसे पहले बोन डेंसिटी ऑब्वियस ही बात है रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अपना, तो ये हमारे कुछ कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। तो इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं, टायर्डनेस फील रहती है, उसके बाद ब्रेथ मतलब सांस फूलने लग जाती है बहुत ज्यादा, स्टमक पेट में दर्द रहना, मसल वीकनेस हो जाती है, बोन वीक हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इंसान अपने आप को थका थका महसूस करता है, हर चीज में हारा हारा सा महसूस करता है, दैट इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट। आपको हारना नहीं, आपको जीतना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है पेपर को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट इन डिटेल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पैरालंपिक कमेटी। पैरालंपिक कमेटी ऑब्वियसली बात है, मीनिंग बता देना पहले तो, पैरालंपिक क्या है पता ही होगा सबको, वैसे पैरेलल ओलंपिक है बेसिकली, ओलंपिक के पैरेलल चलने वाले गेम्स को पैरालंपिक कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो बेसिकली हमारे स्पेशल नीड्स वाले लोग हैं, या कह सकते हैं उनके लिए भी एक तरीके से गेम्स ऑर्गेनाइज करे जाते हैं ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। और इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह को प्रमोट करता है, वर्ल्ड वाइड पैरा स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है, अनलॉफुल डिस्क्रिमिनेशन के साथ, किसी भी बेस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिसेबिलिटी, रेस, स्किन कलर, किसी बेस पर नहीं है, हर इंसान जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके कुछ बस कंडीशंस हैं, अगर आप वो कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं तो ही आप ये गेम खेल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस या डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, राइट। सिंपल है यार, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सबको बहुत अच्छे से पता है। न्यूट्रिटिव में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो डालना है ये सब कुछ लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो विटामिन वगैरह। नॉन न्यूट्रिटिव में आपका वाटर आता है, रफेज आता है, फूड पिगमेंट आते हैं, ये सब आते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। कलर पिगमेंट वगैरह आप इनके बारे में लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये एक अच्छा डिफरेंस आपके सामने, तो आप इसे लिखना चाहें, आपको लगता है अच्छा है तो आप इसको याद कर सकते हैं। 3 नंबर के हिसाब से बहुत है, 3 नंबर में आ सकता है, अच्छा टॉपिक है, पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा आ चुका है, with the help of suitable sports example the explain the application of Newton's third law of motion। अरे तो बहुत सिंपल है यार, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है स्विमिंग में सबसे अच्छे से एप्लीकेबल होता है, स्विमिंग वाला सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, कि जितने ज्यादा फोर्स के साथ स्विमर जो है वाटर को बैकवर्ड पुश करेगा, उतने ही फोर्स के साथ वाटर स्विमर को फॉरवर्ड पुश करेगा, बस यही लिखना है इसके अंदर और कुछ नहीं लिखना, बहुत बढ़िया है हमारा। और अगर आप इसको सिंपली बनाए, मतलब अगर इतना ज्यादा टफ या आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप ऐसे बना लेना यार, डायग्राम, ये वॉल है, ठीक है, जितने फोर्स के साथ स्विमर जो है वाटर को बैकवर्ड पुश करेगा तो लिखना है वाटर पुश बैकवर्ड और स्विमर पुश फॉरवर्ड, ऐसे करके बना दोगे तब भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बस बता देना कि वॉल है, ये सारा वाटर है, अपना थोड़ा सा आइडिया लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ कैन वी एनहेंस द परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक एंड सेल्फ स्टीम। सेल्फ टॉक सेल्फ स्टीम दोनों हमारे बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसके अंदर अपना डिटेल में आप लोगों ने इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अपने आप से बात करना और अपनी एस्टीम, अपनी इच्छाओं को पूरा करना। इच्छाओं को पहले बताओ कि आपकी इच्छा क्या है, क्या टारगेट है आपके, वो गोल सेट करो, अपने आप से मोटिवेट करो, इंस्पायर करो अपने आप को कि मैं कर सकता हूं, 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 दैट इज सेल्फ टॉक। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को, दोनों ही अच्छे टॉपिक हैं। ये 4 हमारे जो टॉपिक है, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग, इनको बहुत अच्छे से करके जाना। मैंने आपको पहले बताया इनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन डी हमारा, ये बेटा हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, और 12 नंबर के आते हैं और बड़े सिंपल से होते हैं। पता क्या है, देखो अगर आप देखें ध्यान से सोचें तो 18 मार्क्स का आपके एमसीक्यू और 12 मार्क्स के आपके केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपके सारे एमसीक्यू आएंगे इस साल से, तो टोटल 30 मार्क्स के तो एमसीक्यू है। तो पास होने के लिए फिजिकल में चाहिए 70 में से अराउंड आपके 23 नंबर अप्रोक्सीमेटली, और 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आ रहे हैं। दिमाग की बत्ती जली ना, मुझे पता है जल चुकी है, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यू तो तेरा भाई पूछ लेगा बहुत अच्छे। तो सबसे अच्छी बात पता क्या है, आपको किसी ने नहीं बताया कि फिजिकल एजुकेशन के पेपर में ना सेट नहीं होते, कोई सेट नहीं है फिजिकल एजुकेशन के पेपर में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस अपने आंखों के इशारे ध्यान रखना, ABCD, बाकी तो फिर सब भगवान भरोसे है। तो मुझे पूरा विश्वास है, कुछ दिमाग चल रहे हैं, ठीक है, तो चला लेना थोड़ा बहुत, अगर चला सको तो। चलो, बोर्डिंग कमेटी का फंक्शन बताना है कौन सा,
बोर्डिंग कमेटी क्या करती है भाई? बोर्डिंग कमेटी का काम क्या है? बोर्डिंग कमेटी। चलो, बोर्डिंग कमेटी का मेन काम है कि जो टीम्स आ रही है उनके स्टे का ध्यान रखे भाई, सबको सही से ठहराए, यही उसका बोर्डिंग काम है और कुछ नहीं काम है इसका। व्हाट इज द वर्क ऑफ सेरेमनी कमेटी? सेरेमनी कमेटी का काम क्या? ऑब्वियसली बात है, सेरेमनी कमेटी क्या करेगी? जो ओपनिंग सेरेमनी उसको सही से अरेंज करने की कोशिश करेगी भाई, सब कुछ अच्छे से अरेंज हो जाए। नेक्स्ट, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी शुड नॉट परफॉर्म। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी क्या नहीं करती? ये ध्यान रखना, कभी कभार ना ये नॉट वर्ड ना पढ़ा नहीं जाता, ये बहुत मुसीबत पैदा कर देता है, इसलिए बहुत सोच समझ के 2 बार क्वेश्चन पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल एजुकेशन का पेपर बहुत बड़ा नहीं आता, 70 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का टाइम है, बहुत इजीली आई गारंटीड कि 1 आवर 30-40 मिनट्स के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत टाइम है, आराम से इसलिए पढ़ना यार, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर अच्छा आने चाहिए, बस इसको ध्यान रखे चलना। नेक्स्ट, तो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी क्या नहीं करती हमारी? तो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी क्या नहीं करती? मील्स प्रोवाइड नहीं करती। टीम के मैचेस वगैरह रखना, उसके प्रॉपर ऑफिशिएटिंग रखना, फिक्सचर वगैरह सब उसका काम है। मील्स प्रोवाइड करने का काम ऑब्वियसली बात है इसका नहीं, रिफ्रेशमेंट कमेटी का होता है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, कमेटी की एक रिक्वायरमेंट क्या है? परफेक्ट मैनर में इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, काम को बांटना, यूज करना सही से रिसोर्सेज को। ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है, अपना काम को सही बांटना है, सब कमेटीज बनाई जाती है इसके लिए अपना, तो भाई तो ऑल ऑफ दी अबव भी ठीक है यार, सब कुछ ठीक है इसमें। नेक्स्ट, हमारा फर्स्ट पैरालंपिक कब ऑर्गेनाइज हुए थे? सबको पता है क्या? ये 1960 है। सोचो सोचो सोचो, क्या 65 है, 70 है, 85 है? सही जवाब आपको पता है कौन सा है? 1960, ध्यान रख के चलेंगे। स्पेशल एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद। स्पेशल एजुकेशन किस चीज से डील करता है? बेसिकली स्पेशल एजुकेशन स्पेशल चिल्ड्रन के लिए नए नए करिकुलम डिसाइड करता है, उनके लिए एक तरीके से बुक्स, नॉलेज, मटेरियल, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है ताकि जो बच्चे हैं उनको भी नॉर्मल किड्स के साथ पैरेलल या सेम तरीके से उनको भी वो सब कुछ सिखाया जा सके, जो कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर हम लोग स्पेशल बच्चों को सिखाते हैं। नॉर्मल बच्चे जो सीख रहे हैं, स्पेशल बच्चे वही सीख पाए, ये स्पेशल एजुकेशन का मेन फोकस है। तो आपको बताना है क्या करता है, तो इसका सही आंसर है इंस्ट्रक्टिंग डिजाइनिंग फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए सारा इंस्ट्रक्शन, डिजाइनिंग, ये सब कुछ काम करता है, ध्यान रख के चलेंगे। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड पैरालंपिक? पैरालंपिक को पैरालंपिक क्यों कहते हैं? वाह, बहुत बढ़िया सवाल है। तो ऐसा इसलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि ये जो है ना पैरेलल चलते हैं नॉर्मल ओलंपिक्स के, इसलिए उसको पैरालंपिक कहते हैं, ध्यान रख के चलना इस बात को। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोटो ऑफ पैरालंपिक? पैरालंपिक का मोटो क्या है? ये तो सब जानते हैं यार, पैरालंपिक का मोटो सबको पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। पैरालंपिक का मोटो है हमारा स्पिरिट इन मोशन। स्पिरिट इन मोशन, ध्यान रख के चलना। ये पैरालंपिक हो, स्पेशल ओलंपिक हो, डेफलिम्पिक हो, इन सब के मोटो पता होने चाहिए। इन सब का जो फ्लैग है या जो सिंबल है वो क्या है, वो सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड एमसीक्यू बेटा बहुत आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से करके चलना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा, ओहो दिल काफी बीमार है, ओ माय गॉड दिल हेल्दी है, क्या बात है। ये वाला दिल थोड़ा सा बीमार इसलिए है, बेचारे को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा होगा, ये सेलिब्रेट कर पा रहा है इसलिए थोड़ा हेल्दी है। चलो कोई बात नहीं, जोक आज का अच्छा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम? सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्सरसाइज का? तो क्या है, क्या वो हार्ट रेट कम करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाता है, लंग कैपेसिटी बढ़ाता है, या फिर ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना शुरू करता है? तो बेटा ये तो सारे बहुत लंबे टाइम के हैं। हार्ट रेट सबसे पहले कम होना शुरू हो जाता है। हार्ट रेट क्या मतलब क्या है? बेसिकली कि आपको जो हार्ट बीट्स है ना आपकी, वो जैसे 72 बीट्स पर मिनट है, वो हल्के हल्के 62 हो जाती है, मतलब कम इन सेंस थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, कि आपके ब्लड जो है ना, या आपके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आराम से फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर, और हार्ट को जो बार बार पंप करने की, बहुत ज्यादा पंप करने की नीड नहीं है, वो थोड़ा रिलैक्स होकर पंप कर पा रहा है, तो इसका थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब और कार्डियक आउटपुट दोनों ये सेम सेम है। मैं इन दोनों में पहले मीनिंग आपको बता देता हूँ कि फर्क क्या है दोनों के अंदर, ध्यान रखना इस बात को। तो सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि एक हार्ट बीट पर कितना ब्लड आपका इजेक्ट होता है हार्ट से, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, ध्यान रख के चलेंगे। और कार्डियक आउटपुट का मतलब पूरे एक मिनट में कितना ब्लड हार्ट से इजेक्ट हो जाता है, उसको कहते हैं हम कार्डियक आउटपुट, ध्यान रख के चलना। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट है यार, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा बार आ जाता है। दोनों की डेफिनेशन बेटा लिख लेना अपने कॉपी के अंदर, ध्यान रख के चलेंगे। अगला ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा गया कि ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ये ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन है, साफ साफ याद कर लेना।
अच्छी डेफिनेशन है, बढ़िया डेफिनेशन है, याद करके चलेंगे। चलो अब हमारे सेक्शन ही कोई से 3 क्वेश्चन डैम करने, लॉन्ग क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। आपको आसन बताने हैं हाइपरटेंशन के, बता दो यार, कोई से बता दो, कोई से जो आपको अच्छे लगते हैं। मैंने आपको वैसे हमारे नोट्स में ना कॉमन कुछ आसन हैं जो कि सब में लिख सकते हैं, जैसे गौमुख आसन, भुजंगासन, वो किसी में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वो हर जगह चल जाते हैं। तो हर उसके ना कुछ बना रखे हैं, पर्टिकुलर आसन है जो सबको करेक्ट करने में हेल्प करते हैं। उसमें से भुजंगासन है, गौमुख आसन, दोनों में है, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फिलहाल कौन कौन से आसन है अपना। ये सारे आसन हमें दे रखे हैं अलग से, जिसमें ताड़ासन है, कटिचक्र आसन, उत्तान पदासन है, अर्ध हलासन है। इन सब के बेनिफिट्स वगैरह ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें तो भैया कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मेरी एडवाइस मानो तो ये जो चैप्टर है ना हमारा योगा वाला, सबसे एंड में याद करना है, इसमें बहुत कुछ रटना पड़ेगा, समझना कम है, रटना ज्यादा है। और रट्टाफिकेशन मुझे पता है आप लोग नहीं कर पाओगे, हम आपको जानते हैं, आप हमारे ही बच्चे हैं, तो हमें पता है दिक्कत आती है। तो इस चैप्टर को थोड़ा एंड में कर लेना ज्यादा बेटर। वाला ये हिट एंड ट्रायल वाला चैप्टर रहता है योगा हमारा, कि अगर अटेम्प्ट हो पाया तो कर लेना, नहीं हो तो नहीं। अपना कॉमन आसन याद कर लेना, कॉमन आसन कर लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, रिकलियन जॉन्स के सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट बता दो प्रोसीजर के साथ। बता आपको 6 टेस्ट है, सारे के सारे लिख देना बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कहते 3 डिफाइन कर दो तो 3 लिख देना, टेस्ट बता देना कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन चाहे 3 कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला हमारे पास है डिफाइन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, तीनों स्ट्रेंथ बतानी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई हमारा। स्ट्रेंथ पता है एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कैपेबिलिटी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ। और ये तीनों है हमारे पास, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, तीनों बहुत अच्छे से याद कर लेना यार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देख लो आराम से एक बारी, मैं तो कहूंगा जरूर देख लो इसको, बहुत बढ़िया है वाला क्वेश्चन हमारा आ सकता है। अगर आपके पास ये डिफरेंस नहीं है तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप डिफरेंस को नोट कर पाए जरूर याद से। और लास्ट क्वेश्चन हमारा फाइनली फ्रिक्शन के टाइप बताने हैं और उसके बाद एग्जांपल के साथ बताने हैं। फ्रिक्शन नेसेसिटी, फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस और फ्रिक्शन के टाइप्स बताने हैं। तो फ्रिक्शन हमारे पास 2 है, स्टैटिक डायनामिक, दोनों बता दो आप इसके अंदर कौन कौन से है। स्टैटिक डायनामिक के 2 टाइप है, स्लाइडिंग रोलिंग अपना, और फ्रिक्शन की जरूरत क्या है ये आपको बताइए। फ्रिक्शन के स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा जरूरत है, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनमें फ्रिक्शन कम चाहिए, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनमें फ्रिक्शन की नीड बहुत ज्यादा पड़ती है। तो जो इंपॉर्टेंस आपको फ्रिक्शन की याद कर रखी है, आप चुपचाप लिख दीजिए इसको। और आई जस्ट होप कि सैंपल पेपर को करके आपको ना आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितना कितना मटेरियल लिखना है। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए अगर आपको गेस्ट पेपर अच्छा लगा ना तो प्लीज बस इतना कर दो, कमेंट में जाके थैंक यू लिख दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस आपका इतना सपोर्ट ही बहुत है हमारे साथ। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी और मेरे को झेला है इतने एंड तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर मत करना भूलना अपने दोस्तों के साथ। बहुत जरूरी है आप सबका सपोर्ट हमारे लिए, क्योंकि हमारे चैनल में स्टार है आप। हमारी है गेस्ट पेपर नंबर 2 की। ये सारे गेस्ट पेपर उन क्वेश्चन पेपर से बनाए गए हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो आई जस्ट होप एंड आई एम क्वाइट श्योर ऑल्सो कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलने वाले हैं और एज इट इज मिलने वाले हैं। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त रितेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपको बताइए ऑलरेडी, चलिए एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे हम लोग सोच समझ के, और आप लोग भी जो है आंसर्स एमसीक्यू के देंगे मेरे साथ, ताकि मुझे पता चल जाए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और जो भी कंटेंट के आपको नीड है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड। सबको पता है नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित है, और ये कब सेलिब्रेट होता है? 9th को, 19 को, 28 को, 29 को। इसका सही जवाब है 29। ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा असर्शन रीजन। सो लेट्स सी व्हाट इज द असर्शन रीजन हियर। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर रॉबर्टा। दिस टेस्ट असेस द फंक्शनल फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन। तो भाई सीनियर सिटीजन की फिटनेस को तो ठीक है यार, ये तो मान लिया मैंने, चलो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, लेकिन ये डॉक्टर रॉबर्टा के द्वारा डेवलप हुआ था, ये बात तो नहीं है यार। रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट सुना है हमने, तो ये तो नहीं हो सकता, रॉबर्टा तो नहीं है। तो इसका मतलब है असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग है। आपको बताना है नॉकनी को क्या मैच करता है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस। तो देखो नॉकनी सबसे इजी है, नॉकनी को है नीज टच ईच अदर इन द नॉर्मल स्टैंडिंग। तो नॉकनी का आंसर फर्स्ट करो, आंसर है थर्ड, ठीक है। देखो बाकी नहीं करते हम लोग, सीधा यहां से देखते हैं फर्स्ट का थर्ड कहाँ है। फर्स्ट का थर्ड पहले पे ही है, बाकी कहीं नहीं है। इसका मतलब ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आपको कल भी बताया था, इससे पहले गेस्ट पेपर में बताया कि ये टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें आपका फिजिकल में खासकर क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह जो है, मतलब परेशानी नहीं करते आपको। एक पर्टिकुलर पार्ट का एक ही जगह पे आंसर देते हैं, सारी जगह आंसर नहीं देते।
मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि भाई ए फर्स्ट पे 3 है, अगले में भी 3 है, इसमें भी 3 है, इनमें चेंज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। 99% क्वेश्चन में सिंपल सिंपल होता है, ताकि आप उसको एक को भी मैच कर पाए तो आपके सारे मैच ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ध्यान रखिए चलेंगे। बस हाँ, एक जो आप मैच करें उसके लिए आपको 100% श्योर रहना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन। अब वाइटल कैपेसिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? क्या लंग साइज पर है, रेस्पिरेटरी मसल के ऊपर है, चेस्ट कैविटी साइज पर है, या सबके ऊपर है? तो वाइटल कैपेसिटी मींस कितनी ऑक्सीजन आप एक टाइम में ले सकते हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। सब चीजों पे डिपेंड है यार ये तो। आपके रेस्पिरेटरी मसल कैसे हैं, चेस्ट कैविटी साइज कितना है, लंग साइज कितना है, उन सब पे डिपेंड होती है वाइटल कैपेसिटी, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट आसन आपको नजर आ रहा है, कौन सा आसन है? सब लोग बहुत अच्छे जानते हैं, जो कोबरा पोज है इसको हम कहते हैं भुजंग आसन। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने की नीड नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे से इस आसन से भली भांति परिचित है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ फूड इंटॉलरेंस? इनमें से कौन सा फूड इंटॉलरेंस का सिंबल नहीं है? ठीक है, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, या लो शुगर ब्लड लेवल। ओके, ब्लड शुगर लेवल की वजह। तो जब भी बेटा फूड इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम आती है ना, तो स्टमक पेन, वॉमिटिंग, ये दोनों चीजें तो होती हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस चीज का शुगर लेवल के साथ कोई लेना देना नहीं है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। फूड इंटॉलरेंस का शुगर लेवल के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, डोंट फॉरगेट, ध्यान रख के चलेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ डैश। ग्लूकोज इनमें से क्या है, इसका सही आंसर देखते हैं। क्या ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है? सोच समझ के बताना है। तो बेटा इसका सही जवाब है हमारे पास कि ग्लूकोज जो आता है ना हमारा, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन, जॉनसन मैथनी टेस्ट बैटरी हैज डैश आइटम। जॉनसन मैथनी की जो टेस्ट है उसमें कितनी आइटम्स आती है आपको बताना है, सोच समझ के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ सकता है लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में भी इस पे क्वेश्चन आ रखा है। हो सकता है एक छोटा क्वेश्चन आया तो यही हो सकता है, सेम क्वेश्चन आ जाए कि भाई जॉनसन मैथनी टेस्ट के अंदर कितने कितने हैं बेसिकली आइटम्स। तो इसका सही जवाब है 4 आइटम्स है, इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट, स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन होल्ड डैश कॉम्पिटिशन। जो स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप के इवेंट्स कराती है, किस टाइप के कॉम्पिटिशन कराती है? क्या वो लोकल होते हैं, रीजनल होते हैं, नेशनल होते हैं, सब टाइप के कराती है? सोच समझ के जवाब देना आपको। तो स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, सब टाइप के कंपटीशन कराती है, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम है, आपको मैच करने हैं सारे के सारे आपस में। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ रिटर्नेंस क्या है, ठीक है। ये आपको जवाब देना है यहाँ पर, इसका सोच समझ के आप जवाब देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आंसर हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? तो सबसे सिंपल क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब है एबिलिटी टू एक्सर्ट अ फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब आप वर्क करते हैं तो आपको स्ट्रेंथ की नीड पड़ती है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। तो फर्स्ट का आंसर तो 4 है, ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। तो फर्स्ट का आंसर 4, और फर्स्ट का आंसर 4 जो है 2 जगह पर है, मतलब या तो आंसर आपका सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। एक बार सेकंड देख लेते हैं। तो चलिए सेकंड में हमारे पास क्या है क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड में आपको कह रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इनमें से कौन सी है, देखते हैं। द ग्रेटर फोर्स दैट इज पॉसिबल इन अ सिंगल एफर्ट है, शायद यहाँ पे ना एफर्ट आएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का हमारा आंसर सेकंड ही रहेगा अपना, यही है कि कितना फोर्स आप एक सिंगल एफर्ट में लगाते हैं वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। तो भाई जो सही आंसर बैठेगा वो सी ही बैठने वाला है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी? ग्रेविटी, बर्न फोर्स, एंगल ऑफ रिलीज या एयर रेजिस्टेंस? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी को अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी को इस वजह से? तो वो है क्या, ग्रेविटी अफेक्ट करती है, एंगल ऑफ रिलीज अफेक्ट करता है, एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट करता है, लेकिन बुओयंट फोर्स अफेक्ट नहीं करता। अब ये बुओयंट फोर्स क्या है? बुओयंट फोर्स आपका वही फोर्स है जो कि जब आप कोई भी लाइट चीज को पानी के अंदर डालते हैं, वो जो फोर्स उसको वापस ऊपर ले आता है पानी की सरफेस पे, उसको बुओयंट फोर्स कहते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, आ सकता है 1%। अगला हमारे पास, इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट द हार्ट रेट इज कंटिन्यूड बिटवीन। ओके, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर हार्ट रेट को कितने रेंज के बीच में रखा जाता है आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन सिंपल ही है यार बिल्कुल अपना, तो क्या इसका सही आंसर 12 क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा, इसको रखा जाता है 1 to 1.5 मिनट के बीच में। यार ये वो वाला टेस्ट है जिसका एक फॉर्मूला है बहुत बड़ा सा, ठीक है, तो काफी मुश्किल सा है वाला फॉर्मूला याद करना पड़ता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास, इफ यू वांट टू बी इन द टॉप पोजीशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स यू
have to adhere in proper sports planning. The attainment of good performance in the field of game and sports depends on effective planning. Following the objectives of planning except, okay, इनमें से सारे के सारे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव हैं, एक नहीं है प्लानिंग का, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, क्या प्लानिंग जो है गोल ओरिएंटेशन है? बिल्कुल है। स्ट्रेटेजी बनाने काम आती है? बिल्कुल आती है। उसके बाद रिक्रिएशन में काम आती है या फॉर्मेशन रूल्स रेगुलेशन? तो बेटा प्लानिंग जो आपकी गोल ओरिएंटेड भी है, प्लानिंग आपकी स्ट्रेटेजी बनाने काम आती है, प्लानिंग रूल्स रेगुलेशन भी सेटअप कराने में हेल्प करती है, लेकिन 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 प्लानिंग जो है ना रिक्रिएशन को फैसिलिटेट नहीं करती। ठीक है, मतलब क्या है, दोबारा से बार बार चीजों को करने को फैसिलिटेट नहीं करती, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव के लिए आपको प्लानिंग दोबारा से करनी पड़ेगी, अगेन करनी पड़ेगी, आप वही वाली रिपीट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ एम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज ड्यूरिंग 5 to 17 years of age group is to improve cardiorespiratory and muscular fitness, bone health, cardiovascular and reduce symptoms of anxiety and depression. Rate at which activities performed is known as dash. Okay, तो क्या है 14 में आपसे पूछा गया कि जिस रेट पर इन एक्टिविटीज को करा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या ये वॉल्यूम है, इंटेंसिटी है, टाइप ऑफ एक्टिविटी, फ्रीक्वेंसी है? इसको कहा जाता है बेटा इंटेंसिटी। इस बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सरसाइज है डैश इफेक्ट ऑन द मस्कुलर सिस्टम। एक्सरसाइज के पास जो एक्सरसाइज के इफेक्ट होते हैं वो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं, ये तो यार कॉमन सेंस है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होते हैं। ये आप लोगों ने याद भी करा है, हर एक्सरसाइज के आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इफेक्ट दोनों दे रखे हैं और आपको दोनों याद करके जाना है। भले चाहे दो याद कर लेना, लेकिन दोनों करना। अगर आपसे जनरली इफेक्ट पूछे गए तो आप मिक्स करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को सेग्रीगेट कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि शॉर्ट टर्म इंपैक्ट बताओ एक्सरसाइज के या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बताओ पर्टिकुलर एक्सरसाइज के कार्डियो रेस्पिरेटरी पर, मस्कुलर पर। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को सेग्रीगेट करके याद कर लेना प्लीज। भले चाहे दो याद करो, लेकिन अलग अलग याद कर लेना, और अगर कुछ मेंशन नहीं करते तो मिक्स करके लिख दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, 2 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है असर्शन रीजन के हिसाब से क्या होगा सही जवाब। चलिए देखते हैं इसका। एन ओबेस पर्सन हैज बीएमआई मोर देन 30। बीएमआई इंडिकेट्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन। भाई देखो ये तो ठीक है यार, ऊपर वाला कि 30 से ऊपर वाला ओबेसिटी में आता है तो पता ही आपको, लेकिन बीएमआई जो फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बीएमआई, अरे नहीं यार, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो इसका सही जवाब रहेगा हमारा सी, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, फार्टलेट ट्रेनिंग इज यूज्ड टू डेवलप। फार्टलेट ट्रेनिंग इनमें से किस चीज को डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट है? फार्टलेट ट्रेनिंग, फार्टलेट, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। तो फार्टलेट ट्रेनिंग किस लिए करी जाती है? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, एंडोरेंस के लिए, या न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए? सब जानते हैं इसका आंसर क्या है, एंडोरेंस। फार्टलेट ट्रेनिंग ये थोड़ी सी लंबी ट्रेनिंग है, इसके ना मल्टीपल एक्टिविटीज को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करा जाता है। कभी रनिंग को बहुत तेज कर दिया जाता है, कभी हल्के कर दिया जाता है, कभी एक्टिविटीज को फास्टर रेट पे करा जाता है, फिर उन्हीं एक्टिविटीज को स्लो रेट पे करा जाता है। फार्टलेट ट्रेनिंग इसे कहते हैं। अब इसका डायग्राम भी आएगा, अभी आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट, डिसलोकेशन इनमें से किस टाइप की इंजरी है? क्या बोन है इंजरी, मस्कुलर है, स्किन है, ज्वाइंट है? सब जानते हैं डिसलोकेशन ज्वाइंट इंजरी है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बड़े सिंपल से हैं, जिनको आप डायरेक्टली आंसर देना चाहे दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। सबसे पहले 2 एम्स ऑब्जेक्टिव डेफ ओलंपिक के बताने हैं आपको। ये वही है बेसिकली, ये जितने भी ओलंपिक है हमारे स्पेशल हैं या डेफ ओलंपिक हैं या पैरालंपिक हैं, इनका मेन पर्पस है इक्विटी को प्रमोट करना, और जो स्पेशल नीड्स या ऐसे लोग हैं जो कि कह सकते हैं हम लोग डिसेबिलिटीज के अंदर आते हैं, उन सबको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराना इसका मेन एम है। उनमें भी स्पोर्ट्स की भावना को प्रमोट करना इक्वालिटी के साथ, ये इसका मेन एम है, ध्यान रख के चलेंगे। विच टेस्ट वुड यू सजेस्ट योर ग्रैंडमदर फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी? अब रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट करा लो, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा टेस्ट है। उसके बाद इंपॉर्टेंस बताना है कैल्शियम। कैल्शियम क्या जरूरत है बता दो यार, कैल्शियम सबको बताइए, ठीक है, बोन्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। जो इंपॉर्टेंस आपको पता है कैल्शियम की, आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की नीड नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी बुक्स में से या नोट्स में से जहां से भी आप पढ़ते हैं वहां से पढ़ रखा है। जल्दी जल्दी फटाफट आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अगला, व्हाट डज, ओके, सजेस्ट एनी 2 फ्री हैंड एक्सरसाइज फॉर करेक्टिंग राउंड शोल्डर को करेक्ट करने वाली कोई सी 2 एक्सरसाइज आपको बतानी, कोई सी 2 जो आपको इजी लगते हो बता दो, आसन बता दो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी चल जाएगा। उसके बाद सिट एंड रीच टेस्ट क्या मेजर करता है? ऑब्वियसली बात है, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेम एनी 2 मैक्रो मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट लिख दो, प्रोटीन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उनके सोर्सेज भी लिख देना। अगले हमारे पास आ जाता है पुल्मोनरी डिफ्यूजन क्या है, आसन को क्लासिफाई करो, फिक्चर बनाओ 16 का साइक्लिक मेथड वाला, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखो,
उसके बाद टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस बताओ, और एनी थ्री रीजन फॉर एक्सरसाइज। सबसे इजी पता कौन सा है इनमें से? 5 अटेम्प्ट करने हैं। मैं होता तो ये लास्ट वाला जरूर अटेम्प्ट करता, बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया है, सिंपल एकदम बिल्कुल, ठीक है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा चांसेस का आने को। अभी इसके आंसर दिखाता हूँ आपको सारे के सारे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट डेवलपमेंट में से एक टॉपिक आना है एग्जाम में, और फॉर श्योर आना है, अच्छे से करके जाना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, सब जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद 16 साइक्लिक वाला बना लो अपना, कोई लीग है साइक्लिक बना लो, बहुत इजी है, सबको पता है, बनाना आता है सबको, ठीक है। और आसन, आसन को क्लासिफाई कर लो, ये भी इजी है हमारा। तो चलो देखते हैं, सारे आंसर हमारे सामने आ चुके हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके आप सारे आंसर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आसन को क्लासिफाई कर दिया, मेडिटेटिव, रिलैक्सेटिव, कल्चरल आसन। उसके बाद फिक्सर बनाना था, फिक्सर बना रही है, जल्दी जल्दी देखो, ये रहा फिक्सर, ये रो, सबको आना है बनाना बहुत अच्छे से। आपने हमारे वीडियो देखी है कैसे फिक्सर बनाए जाते हैं, सारे के सारे नॉकआउट लीग सब आपको बताया गया, आप बहुत इजीली बना सकते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया आपके सामने है, ठीक है। एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में कहाँ कहाँ है ये आपको बताइए, बहुत इजीली आप लिख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जो आंसर्स है ना ये आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं। जहां भी आप जिस भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं वहां से आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं इजीली, तो आप इसको वहां से भी देख सकते हैं। और एक और मैं बता दूं, अगर आपको अब तक याद नहीं हुए चैप्टर्स और आपको चाहिए कि यार कोई ना बहुत इजी मटेरियल मिल जाए, याद नहीं हो रहा, बुक में तो बहुत सारा दे रखा है, ये नहीं समझ आ रहा कितना याद करना है, कितना याद नहीं करना, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना, पॉइंट्स बनाने नहीं बनाने, हेडिंग बनाने नहीं बनाने, तो हमारे नोट्स फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के सारे नोट्स हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है। आप अभी जाइए हमारी ऐप पर और इन सारे नोट्स को अपना बना सकते हैं आप बहुत इजीली। बहुत अमेजिंग नोट्स है, बस कुछ नहीं करना, फटाफट जाके कोर्स लो, प्रिंट कराओ और उसके बाद पढ़ना शुरू हो जाओ। जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है उतने शॉर्ट करे गए हैं, लेकिन ये शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि भैया कुछ भी काट दिया गया ना, जो अननेसेसरी चीजें थी वो हटाई गई, मेन चीजों पे फोकस करा गया ताकि आपको मार्क्स मिल पाए फुल के फुल। इवन इमेज के थ्रू भी सारी चीजों को डिस्प्ले करा गया ताकि आप इमेज के थ्रू हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से ऑप्ट कर पाए, चाहे वो लिवर्स हो हमारे पास, चाहे वो इक्विलिब्रियम हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, क्या होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या यूज है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, हर एक चीज को समझाने की कोशिश करिए ताकि आपके माइंड में हर चीज बहुत अच्छे सेट हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा ये था टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मींस ऑब्वियस ही बात है, लोग का टैलेंट को आइडेंटिफाई करो। बहुत टैलेंट है इंडिया के अंदर, उन्हें जो है गेम्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड टैलेंट को आइडेंटिफाई करो और आगे लेकर आओ ताकि वो लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए बेस्ट से बेस्ट, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यही एक्सरसाइज के 3 बेनिफिट, माइंड को बहुत बढ़िया है, फिजिकल अपीयरेंस, वेट कंट्रोल, ओबेसिटी को रिड्यूस करता है, जो मर्जी लिख लेना। चलो अब आगे हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन, भाई बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त एकदम मजेदार। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पिक्चर आपने देख ली, चलो जी देखते हैं क्या। द टर्म यूज्ड टू डिफाइन दिस डिफॉर्मिटी, जो डिफॉर्मिटी आपके सामने है इस डिफॉर्मिटी को हम क्या कहते हैं, आपको सोच समझ के बताना है बेटा। इसका सही आंसर है काइफोसिस। ये जो इमेज है आपकी ये काइफोसिस की है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। द डिफॉर्मिटी इज मेनली कॉस्ट, किस वजह से होती है डिफॉर्मिटी आपको बताना है। क्या ये हैवी लोड की वजह से होती है, एक्सरसाइज की कमी की वजह से होती है, वीक मसल, भाई सब है इसके अंदर, आंसर बिल्कुल ठीक है यार, ये सब है। हैवी लोड उठाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, डिफॉर्मिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रेक्टिफाइंग सच कंडीशन, कौन सा आसन करा जाता है इस कंडीशन को रेक्टिफाई करने के लिए, क्या करें कि ये कंडीशन हमारी ठीक हो जाए। चक्रासन, धनुरासन, हल आसन, तीनों कर लो भाई, सॉरी ए एंड बी, चक्रासन और धनुरासन कर लो, ठीक हो जाएगा मामला। हलासन मत करना, हलासन तो वैसे भी आपको पता है बड़ी, उसके अंदर जो पोस्चर है हमारा उसमें बहुत ज्यादा जोर पड़ता है कमर पे, तो ये नहीं करना, कहीं पता चले दिक्कत ही आ जाए। तो आप चक्रासन और धनुरासन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, और वैसे भी है ना हमें ना बैकवर्ड पोज करना है, बैकवर्ड मतलब समझ गए आप, उल्टी साइड, ताकि आसन हमारा ये इसको पोस्चर को करेक्ट कर पाए। हलासन के अंदर तो उल्टा पेट के दम ही हमें लेटना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ, ओके, सोच समझ के बताना है कि किस चीज को करेक्ट करने के लिए करा जाता है भाई, इसी को करेक्ट करने के लिए करा जाता है, ध्यान रख के चलेंगे काइफोसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे आ गया भाई, देखो ये फार्टलेग ट्रेनिंग आ गया हमारा पूरा पूरा। तो चलो कौन सा ट्रेनिंग मेथड है, सबको पता है कौन सा है भाई, फार्टलेग ट्रेनिंग, बिल्कुल सही सोचना। दिस ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड टू डेवलप, किस चीज को डेवलप करने के लिए करा जाता है, अभी बताया था पीछे, ये होता है बेटा हमारा एंडोरेंस के लिए, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद स्वीडिश वर्ड स्पीड प्ले इज कुछ नहीं है, जो फार्टलेग है ना, फार्टलेग हमारा जो मीनिंग है, ठीक है, इसका मतलब भी स्वीडिश में स्पीड प्ले है, मतलब जल्दी 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 करना, तो ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड प्रैक्टिस इन, कहां पे हुआ था भाई प्रैक्टिस, सबसे पहले कहां पे डेवलप हुआ, कहां पे प्रैक्टिस हुआ, ऑब्वियसली बात है स्वीडिश वर्ड है तो स्वीडन में ही हुआ होगा,
ये आया ऑल द वे फ्रॉम स्वीडन, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट मिस्टर गुरप्रीत 65 ईयर की एज है, सिविल इंजीनियर है। बस ऑब्वियसली बात समझ जाओ, जो भी 60 ईयर से प्लस वाला है वो रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट कैटेगरी में आ जाता है, तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। चलो जी आगे दादाजी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड यू रिकमेंड टू चेक मिस्टर गुरप्रीत फिटनेस? तो भाई फिटनेस चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट, ऑब्वियसली बात आप समझ चुके हैं, रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट, क्योंकि एज है 65, ठीक है। द नंबर ऑफ टेस्ट इन द फिटनेस टेस्ट कितने हैं भाई बताओ, रिकली एंड जॉन्स के अंदर कितने टेस्ट होते हैं, या आप सब लोग जानते हैं 6 होते हैं। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट इज डन टू चेक, ओके, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट किस चीज को चेक करने के लिए कराया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पिक द ओड वन आउट, इनमें से कौन सा अलग है बिल्कुल, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर स्टैंड टेस्ट, पार्शियल कर्ल अप, 6 मिनट वॉक टेस्ट, इनमें से अलग कौन सा है, पार्शियल कर्ल अप, ध्यान रखे चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। चलो लास्ट हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, आयरन एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी से क्या इफेक्ट होता है, कैसे आप आयरन कैल्शियम को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या खाना है कि आयरन कैल्शियम पूरा हो जाए बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द डिटेल द वेरियस बेनिफिट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स अच्छा टॉपिक है, आपको बताने इसके बारे में कि कब कब क्या कितना कितना पार्टिसिपेट करा, सबसे पहले कब पार्टिसिपेट हुआ, इंडिया से कौन कौन सी वुमेन है जो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है स्पोर्ट्स के अंदर, जिन्होंने इंडिया के नाम को दुनिया में रोशन करा है, कौन है वो, बहुत सारे हैं, आप जानते हैं, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, किसी के बारे में लिखना चाहे लिख सकते हैं, एग्जांपल जरूर दे देना इनका अपना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की टेक्निक, भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 के 5 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, कम से कम 5 पॉइंट हो, ठीक है। मोटिवेशन होने के लिए एक इंटरनल फोर्स होनी चाहिए, अपोजिट सेक्स का प्रेजेंस, मतलब कंपटीशन, गर्ल्स वर्सेस बॉयज, ये भी मोटिवेट करने में बहुत हेल्प करता है, ध्यान रख के चलेंगे। उसका प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी वाला क्वेश्चन हमारा पिछले साल भी आ रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत अच्छे से करके जाना है इसको, टॉपिक को बार बार रिपीट हो रहा है, ये टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो टॉपिक अच्छे हैं सारे के सारे हमारे, अगर अटेंड करना हो तो मुझे लगता है शायद 35, 36, 37 ये तीनों इजी हैं, फर्स्ट वाला थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है अगर आपको ये चैप्टर याद नहीं है तो चलिए आंसर देख लेते हैं फटाफट इनके। सबसे पहले आयरन कैल्शियम, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप इनको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वुमेन पार्टिसिपेशन के बारे में है, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो भी बता रखा है सारे का सारा वुमेन के बारे में, साइकोलॉजिकल बेनिफिट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशन कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, सोशल बेनिफिट वगैरह सब दे रखा है, ठीक है। उसके मोटिवेशन की टेक्निक, गोल सेटिंग, रीइंफोर्समेंट, नॉलेज, रिवार्ड, बैलेंस ऑफ रिवार्ड, ये सब कुछ हो सकते हैं हमारे, मतलब ये ना सेंस ये सब कुछ है। बाकी अगर आपकी बुक में हेडिंग अलग है तो घबराना मत यार, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ये मत कहना कि सर आपने तो ये हेडिंग पता है हमारी बुक में हेडिंग है, डोंट वरी यार, अगर वहां अच्छा सिंपल मटेरियल लग रहा है वहां याद कर लो, कोई इशू नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये बस एक सैंपल पेपर है जो कि इशू करा गया सीबीएसई के द्वारा, तो हमने आपको दिखा दिया, ठीक है, ओके। और एक और है हमारे पास लास्ट, प्रोजेक्टाइल, बढ़िया है भाई टॉपिक, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन फैक्टर है, ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस, अभी पीछे मैंने दिखाया भी था, हाइट ऑफ रिलीज, स्पीड, स्पिन, सब चीजें हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रेविटी को, ठीक है, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। ये सब कुछ है हमारे प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी को अफेक्ट करने वाली चीजें। तो इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर हुआ फिनिश। आई जस्ट होप आपको मजा आया होगा सैंपल पेपर करके और आपको कुछ सीखने का मौका डेफिनेटली मिला होगा। और अब तक अगर कुछ नहीं करा ना तो कर लो यार, किसका इंतजार कर रहे हो, पेपर को ना बस कुछ ही घंटे रह गए हैं, तो जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, अच्छे से पढ़ लो बेटा। कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, कुछ भी कंटेंट की नीड पड़ती है हम लोग अवेलेबल है आपके लिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर आपको करते आए हैं। और विश्वास रखो जो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है 11th के पेपर में जो हमने कहा था प्रभु की कृपा से वही आया था, और इवन 12th में भी हमारी यही कोशिश है कि आपको वही टॉपिक ही बताया जाए जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे टॉपिक जो हमने आपको बताए, जो आपको गाइड करें, वो आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। ये सैंपल पेपर जो है हमने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया, आप वहां से डाउनलोड करना चाहें तो सैंपल पेपर को वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, डू वेरी 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 वेल। आप बहुत अच्छा करके आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के ऊपर।